नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम विवियन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द रेस्ट पार्ट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल ईयर, पार्ट 3. In part 1 we discussed the pinna. In part 2 we discussed the external auditory canal, and in this third part we discuss the third part of the external ear, that is the tympanic membrane or the eardrum. ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द ओवल सेमी ट्रांसपेरेंट pearly gray trilaminar membrane and separates the middle ear from the external ear. ठीक है। तो जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो ओवल शेप की होती है। ठीक है। और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। उसके अगर हम ऑटोस्कोपी करें तो उसमें आपको पीछे की बोन्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और पर्ली ग्रे कलर की होगी। ठीक है। तो कलर कैसा होगा उसका? पर्ली ग्रे। और ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन होती है, यानी उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ट्राइलेमिनाज होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। आउटर एपिथेलियल लेयर होती है, मिडिल फाइब्रस लेयर होती है और इनर म्यूकोजल लेयर होती है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का? ये हमारे एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करती है। ठीक है। बात करते हैं मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट्स का डायमीटर कितना है? ओवल शेप है तो यानी एक इसका डायमीटर होगा रफली। जो इसका डायमीटर अगर हम निकालें तो मैक्सिमम 9 to 10 mm का डायमीटर होता है और मिनिमम 8 to 9 mm डायमीटर होता है इसका। ठीक है। देन द पोजीशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। जो एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो हमारी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, उसके फ्लोर से हम देखें तो उससे 55 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्लेस होती है। ठीक है। ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। ठीक है। 90 डिग्री पे नहीं होगी, ये 55 डिग्री पे होती है। ठीक है। और जो न्यूबॉर्न होते हैं, न्यूबॉर्न में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ईयर ड्रम होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। Then comes the layers of tympanic membrane, जो हम बात कर रहे थे कि tympanic membrane ट्राइलैमिनर होती है, यानी 3 लैमिनास होते हैं। तो आउटर इज द एपिथेलियल लेयर, मिडिल इज द फाइब्रस लेयर एंड इनर इज द म्यूकोजल लेयर। ठीक है। जो आउटर एपिथेलियल लेयर होती है दैट इज कॉन्टिन्यूअस विद द स्किन लाइनिंग द मीटस। ठीक है। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो स्किन होती है उसी के कॉन्टिन्यूअस में होती है आउटर एपिथेलियम लेयर। और जो मिडिल फाइब्रस लेयर होती है दैट एनक्लोजेस द हैंडल ऑफ मेलियस। ठीक है। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती है, मेलियस, इंटस, स्टेप्स। ठीक है। उसका जो मेलियस जो बोन है उसके हैंडल को एनक्लोज करने का काम करती है मिडिल फाइब्रस लेयर। ठीक है। फाइब्रस लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है। फाइबर्स भी 3 टाइप के मिलते हैं इसमें, रेडियल, सर्कुलर और पैराबोलिक। ठीक है। और जो हमारी पार्स फ्लैसिडा, आगे हम पढ़ेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पास टेंस और पास फ्लैसिडा। जो पास फ्लैसिडा वाला जो पार्ट होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। ठीक है। उसमें आपको सिंपली फाइब्रस लेयर्स मिलती है, उसमें 3 तरह की लेयर्स नहीं मिलती हैं। ठीक है। थर्ड लेयर थी हमारी इनर म्यूकोजल लेयर, वो कॉन्टिन्यूअस होती है विद द म्यूकोसा ऑफ द मिडिल ईयर। ठीक है। जो मिडिल ईयर की म्यूकोसा उसके साथ में ही कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है। यहाँ पे इमेज है, इसमें इमेज में आप देख सकते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है हैंडल ऑफ मेलियस। ये एनक्लोज होता है फाइब्रस लेयर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ठीक है। पीछे आपको इनकस दिखाई दे रहा है, स्टेप्स दिखाई दे रहा है और कोन ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो व्हाट इज कोन ऑफ लाइट? कोन ऑफ लाइट इज अ लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को विद ओटोस्कोप तो हमें एक लाइट रिफ्लेक्स दिखाई देता है, दैट इज द कोन ऑफ लाइट। ठीक है। इट इज अ शाइनिंग लाइट ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
ठीक है, शाइनिंग लाइट होती है जैसे कोन शेप की रिफ्लेक्शन मिलती है आपको एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पार्ट्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दो पार्ट्स होते हैं, पार्स टेंसा एंड पार्स फ्लैसिडा। ठीक है, पार्स फ्लैसिडा को हम बोलते हैं शेपनल्स मेम्ब्रेन। The word is past tensa. Past tensa forms the most of tympanic membrane. Tympanic membrane का जो maximum part होता है that is past tensa. Periphery is thickened to form a fibrocartilaginous ring, annulus tympanicus, which fits in the tympanicus sulcus. ठीक है, तो जो हमारे इसकी पेरिफेरी होती है पास्ट टेंसा की, जो ये पूरी पेरिफेरी है, ठीक है, ये एक एनुलस रिंग बनाते हैं। ठीक है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम एनुलस टिम्पैनिकस। ठीक है, और ये टिम्पैनिकस सल्कस में फिट हो जाता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ पार्ट एंसा इज टेंटेड इनवर्ट एट द लेवल ऑफ टिप ऑफ मेलियस। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो यहाँ पे टेंटेड होता है, इसको बोलते हैं अम्बो। Right cone of light seen radiating from the tip of malleus to the periphery and in the anteroinferior quadrant। ठीक है, तो टिप ऑफ मैलियस से लेके पेरिफेरी तक आपको इस तरह की कोन शेप की राइट रिफ्लेक्स दिखाई देता है। इट इज कॉल्ड द कोन ऑफ लाइट। इट इज फाउंड ऑन द एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। ठीक है, इट इज द एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। Then comes the pars flaccida. It is situated above the lateral process of malleus between the notch of Rivinus and anterior and posterior malleolar fold। ठीक है, ये होते हैं हमारे anterior malleolar fold। This is the posterior malleolar fold। ठीक है, this is the notch of Renvis यहाँ पे। तो इनके बीच में जो एक आपको पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन मिलेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द पार्स फ्लैसिडा। ठीक है, appear slightly pinkish। ठीक है, पार्स फ्लैसिडा कलर होगा स्लाइटली pinkish। Then the nerve supply of the external ear। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में सप्लाई होती है बाय द सर्वाइकल सेकंड एंड थर्ड नर्व। ठीक है, सर्वाइकल सेकंड नर्व एंड द सर्वाइकल सेकंड नर्व टू द ग्रेटर ऑरिकुलर एंड द लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 रीजन आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व एंड दिस सेकंड इज सप्लाइड बाय द लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। ठीक है, सेकंड इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व में ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच। व्हाट इज फिफ्थ क्रेनियल नर्व? इट इज अ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल की जो ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच है, ठीक है, दिस फोर्थ पोर्शन ये सप्लाई होता है फिफ्थ क्रेनियल नर्व की ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच से। नेक्स्ट इज द टेंथ क्रेनियल नर्व, उसकी ऑरिकुलर और अर्नोल्ड्स ब्रांच। ठीक है, तो टेंथ होती है हमारी वेगस नर्व, उसकी ऑरिकुलर या जो दूसरा नाम है अर्नोल्ड्स ब्रांच होती है, वो सप्लाई करती है एक्सटर्नल ईयर को। ठीक है, ये थर्ड आपको जो ब्लू कलर का रीजन दिखाई दे रहा है दैट इज सप्लाइड बाय द क्रेनियल नर्व टेंथ। देन फाइबर्स फ्रॉम द सेवंथ क्रेनियल, और जो हमारे फेशियल नर्व है उसके फाइबर्स भी नर्व सप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, उसकी ब्लड सप्लाई होती है एक तो और एंटीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और सेकंड होता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द ईसीए। व्हाट इज ईसीए? ईसीए इज द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें लिम्फेटिक्स। ठीक है, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो होता है थ्रू प्रीऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, superficial cervical lymph nodes and the retropharyngeal lymph nodes। ठीक है, तो here completes our session of external ear। ठीक है, thank you so much। This session is powered by digital version 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी।
I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much. Namaste, हमेशा खुश रहो बिटिया. I am JV and Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakirtan, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी. आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेटाइटिस. तो इसको हम डिस्कस करेंगे दो पार्ट्स में. आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट 1. So first of all, we will study its definition. What is stomatitis? Stomatitis is an inflammation of the mucous lining of the mouth, which may involve the cheeks, gums, tongue, lips, and roof or floor of the mouth. The word stomatitis literally means the inflammation of the mouth. Then its small description. Stomatitis is an inflammation of the lining of any of the soft tissue structures of the mouth. It is usually a painful condition associated with redness, swelling, and occasional bleeding from the affected area. The inflammation may be caused by conditions in the mouth itself, such as poor hygiene, from burns, from hot food or drinks, or by conditions that affect the entire body, such as medications, allergic reactions, or infections. Here is an image of the stomatitis known as the canker sores. Then, what are the causes of stomatitis? It can be caused by the chemotherapy, can be caused by radiotherapy. Stomatitis may be due to loose-fitting dental prosthetics, by trauma, poor dental hygiene, due to smoking, due to hematologic malignancies. Stomatitis develops at 2 to 3 times the rate of solid tumor. Stomatitis is caused due to infection. Infection can be viral, fungal, or bacterial. Stomatitis is caused due to dehydration, due to some medications. The medications which are associated with stomatitis are the chemotherapy medications, the antihypertensive medicines, opioids, antibiotics, diuretics. Diuretics increase the risk of dehydration in compromised state. Then anticholinergic drugs, antihistamines and decongestants, steroids, antidepressants. Then what are the signs and symptoms of the stomatitis? The patient will observe the pain or discomfort in the mouth, the presence of the open sores or ulcers in the mouth. The patient will be suffering from fever, sometimes as high as 101 to 104 degree Fahrenheit. There will be irritability and restlessness. There will be blisters in the mouth, swollen gums which may be irritated and bleed. There will be drooling of saliva. Patient will have dysphagia and foul smelling breath. Then comes the types of stomatitis. The stomatitis can be nutritional deficiency stomatitis, epiphyseal stomatitis, angular stomatitis, denture-related stomatitis, allergic contact stomatitis, migratory stomatitis, herpetic gingivostomatitis. The first type of stomatitis is nutritional deficiency stomatitis. The malnutrition, that is the improper dietary intake, or malabsorption. Malabsorption means the poor absorption of nutrients into the body. These both conditions can lead to nutritional deficiency states. Either there is improper dietary intake or there is poor absorption of nutrients into the body. These both factors lead to the nutritional deficiency state, several of which can lead to stomatitis. For example, the deficiencies of iron, vitamin B2, riboflavin, vitamin B3, niacin, vitamin B6, pyridoxine, vitamin B9, folic acid, or vitamin B12
Scopolamine may also infest as stomatitis. Rest part we will study in the next session. Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you so much.